वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है ना अभी हमारा, तो उसका ये सॉल्यूशन है। तो इसको देखते हैं कैसे ये हो पाएगा। और ये बहुत ही इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, स्टैंडर्ड का हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटन एज ए इज इक्वल टू इतना और बी इज इक्वल टू ए। तो एक्स और वाई जो है प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उसके ऑलरेडी फैक्टर्ड हैं। तो हमें उनका ना एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम जानते ही हैं कि कैसे निकालते हैं। कि हमने देखा, पहले हम ए लिख लेते हैं, इतनी मतलब देर नहीं करनी है आपको, बस मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। और ये बी है अपना एक्स वाई क्यूब, ठीक है ना। तो एलसीएम हमने देखा क्या होता है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का एचसीएफ, यही तो होता है। तो पहला नंबर क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू दूसरा है एक्स वाई क्यूब, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, एक्स और वाई स्क्वायर। अब हमने देखा वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कट हो गया, एक्स से एक्स कट हो गया, क्या बचता अपने पास, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो सी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसके जो हमारे पास ये y इक्वल टू एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसके नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने हैं कि वो कितने हैं। तो हमने देखा कि इस एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सेस को कितनी बार कट करेगा, ये पॉलिनोमियल एक्स का है। तो हमें वाई एक्सेस को कितना कट कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये है कि एक्स को कितनी बार कट कर रहा है हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक्स को कितनी बार कट कर रहा है। एक्स को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, जिसमें क्या है 1 0 एट 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, बी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन्स रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट मीन्स ये पैरेलल लाइन है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पैरेलल लाइन का हमारा कौन सा था कि उसमें ए और बी तो इक्वल होते हैं, बट ए और बी का रेशियो तो इक्वल होता है, बट सी का इक्वल नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द नेचर ऑफ रूट, हमें इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसका डी निकाल लेते हैं, वैसे हम इक्वेशन को देख के भी पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका डी निकाल लेते हैं। तो -6 स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना आ जाएगा इसका 36, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 9 जा 36 2 जा 72। तो मतलब डी जो है इसका जीरो से मतलब बड़ा आ रहा है। तो जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है कि इसके जो है 2 इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन है। तो 2 इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट में तो आता है कि अगर इक्वल रूट जब आते हैं जब डी की वैल्यू 0 आती है, बट जी की वैल्यू यहाँ 0 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अच्छा, हम बिना देखे कैसे पता लगा सकते थे, अगर फर्स्ट और लास्ट के साइन डिफरेंट है तो 100% रियल रूट तो आएंगे। अब वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है वो हमें डी निकाल के ही पता लगेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, पहली AP का जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, एंड दूसरी वाली का है -8। तो उनके जो डिफरेंस पता लगाना है हमें फोर्थ टर्म का। तो देखो जब कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है ना, तो चाहे फिर कितनी भी उस पर चले जाए, तो जो पहली टर्म का डिफरेंस है वही दूसरी टर्म का डिफरेंस होगा, उन दोनों की एपी का वही चौथी टर्म का डिफरेंस होगा। ऐसा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है कि 2 एपी हैं, उनकी 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस पता लगाओ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम लिखते हैं इसकी a1 माइनस a1, ठीक है ना। मतलब a1 जो हो गया हमारा पहली वाली x का हो गया, और a1 दूसरी वाली उसका हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं, एक है -1 और एक है -8। तो अभी कितना आ गया 7। तो अब उसकी कितनी भी उसमें चले जाए हम, तो हमारा डिफरेंस जो है वो 7 ही आए। तो इसका जो है हमारा आंसर आ गया 7, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। तो इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है। तो एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स वाई उसमें 0 होगा, तो हम सिर्फ वाई ही निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, लेकिन आपको वहाँ फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। m1 y2, क्योंकि ये MCQ है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। और जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो हम क्या ले लेते हैं, k/1 ले लेते हैं। तो k/1 हमारा रेशियो है। तो हम बात करेंगे
m1 into y2 is 6 plus m2 is 1 and y1 is minus 3 equals to 0, यानी कि 6k इक्वल टू 3, यानी कि k इज 1/2, यानी कि 1:2, तो 1:2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अ पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट है हमारा एक्स और वाई, वो 5 यूनिट दूरी पर है ओरिजिन से। ठीक है, तो हाउ मैनी सच पॉइंट्स ऑन लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट बना ही लिया है, तो अब हमारे पास बोला है कि एक पॉइंट है एक्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले हम थर्ड क्वाड्रेंट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, हमें पता है ना ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या देखा, पहले ना ये जो मैंने लिखा है इसमें यहाँ से ओरिजिन से एक दूर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसका डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। तो अब और इस थर्ड क्वाड्रेंट में और कितने पॉइंट हो सकते हैं, अरे अगर हम थर्ड से एक रेडियस ले लें, कंपास रख के यहाँ से ऐसे एक क्वाड्रेंट बना लें, तो इस क्वाड्रेंट पे कितने सर्कल होंगे, इस क्वाड्रेंट की जो सर्कमफेरेंस है बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, तो इसलिए इसका ऑप्शन है इनफाइनाइट। भाई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस पर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ऐसे इस कर्व पर भी तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ठीक है ना, तो और ये सारा डिस्टेंस इसका 5 यूनिट रहना है, क्योंकि एक बात बताओ, सर्कल का सेंटर से अगर हम कितने भी डिस्टेंस ले लें, कितना भी निकालें, सबका रेडियस सेम होता है, तो ये भी तो एज अ रेडियस ही हो जाएगा, तो इसलिए इसका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू AB, यानी कि हम इसमें BPT अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो AB कितना है हमारा, वो A है, यहीं लिख देते हैं, और DE कितना है, वो X है, ठीक है, लिख दिया। और क्या है हमारा BE क्या है, जो वो है B, और EC जो है वो A है। अभी उसने क्या बोला कि x को ABC के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जानते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। तो इसका मतलब छोटे ट्राइंगल का साइड और बड़े ट्राइंगल का साइड सेम ही होगा, यानी कि x रेशो सेम होगा, x/a और a/a प्लस b। ठीक है ना, EC जो है वो C है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, अरे क्या हुआ, ठीक है ना, तो ये जो है वो C वाला पार्ट है, ये वाला जो है ना C है। ठीक है, तो यहां पर आएगा B प्लस C, यानी कि इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने देखा मतलब छोटे ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल का साइड, फिर छोटे ट्रायंगल का साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल का साइड, ऐसे होने वाला है। ठीक है ना, तो हमने देखा x जो हमारा छोटे ट्रायंगल का साइड, a जो है हमारे बड़े ट्रायंगल का साइड, फिर c जो है यहाँ पर हमारा जो आएगा वो c आएगा, ऊपर आएगा छोटे ट्रायंगल का साइड c और नीचे आएगा b प्लस c। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC अपॉन b प्लस c। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है कौन सा है, डी वाला है। एक मिनट जरा बाहर। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक ये डायग्राम दिया हुआ है 9th में, इसमें हमें क्या करना है, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, और हमें दिया हुआ है कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में 50 डिग्री है, मतलब ये वाला 50 है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है कि एंगल ये वाला निकालना है। अब हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट, ओपी तो एक रेडियस है ना, ओपी जो है परपेंडिकुलर होगा पी आर पे, रेडियस और टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये 50 है, तो इधर कितना बचेगा 40, और हमने देखा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, भाई ये रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस है, तो जो आइसोसेलेस के दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 40, ये भी 40, तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 100। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें वो बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास एक सामने डायग्राम दिया हुआ है और उसमें हमें पी एस फाइंड आउट करना है। हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में किया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो सर्कल चैप्टर है हमारा टेंजेंट वाला। तो हम उसमें क्या देखते हैं कि आमने सामने की साइड का सम सेम होता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब मतलब चारों साइड को टच करता है अगर उसकी, तो इंटरनली, तो मतलब पी एस प्लस क्यू आर इक्वल टू होगा पी क्यू प्लस एस आर। ठीक है ना, तो पी एस अपने को निकालना है, ये है 15 और इधर है 14 प्लस 12, तो पी एस इज इक्वल टू 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26 माइनस 15 यानी कि 11। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो डी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कहता है, साइन थीटा में दिया हुआ है हमें कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा है a अपॉन बी,
हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेन्यूज मान के बाई यूजिंग पाइथागोरस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना, यानी कि a बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम करने पे ऊपर वाला तो रूट में रह जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, और नीचे आ जाएगा बी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये भी सी ऑप्शन ही है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये हमारा कॉस की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक प्लस टैन 1 माइनस साइन किसके इक्वल होने वाला है। तो देखते हैं, सेक हमारे को दिया हुआ है, सेक मैं तो जल्दी ही करूंगा क्योंकि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस, और टैन होता है साइन बाई कॉस, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस साइन को, क्योंकि हमें पता है ना सबको साइन कॉस में ही चेंज करना होता है। तो 1 बाई कॉस एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए, और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए से। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आएगा कॉस ए। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा अपना कॉस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा है डी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक पोल है 6 मीटर लंबा और उसका शेडो जो है 2.2√3 मीटर है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का। तो जैसे ये हमने बना लिया, ठीक है ना। तो ये 6 मीटर है और ये हमारा है 2√3। तो यहाँ पर हमें थीटा पता लगाना है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 से पहले कट गया 3 टाइम्स, 3/√3 करेंगे तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा √3। तो टैन के लिए √3 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू जो आ गई है हमारी ए ऑप्शन, बहुत देर में ए आया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वैसे ये डिलीटेड हमारे, देखो इसमें वो तो डिलीट तो कर दी है एक्सरसाइज, लेकिन उसके क्वेश्चंस जो है अभी भी आते हैं। इसने बोला है कि पेरीमीटर और एरिया जो है न्यूमेरिकली इक्वल है ना। तो हमें उसका रेडियस पता लगाना है, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब, और एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ये दोनों जो है ना इक्वल है। तो आर स्क्वायर अपॉन आर इधर आ जाएगा और 2 पाई अपॉन पाई इधर आ जाएगा। तो इधर आर कटेगा, आर की वैल्यू आ चुकी है 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ए है। तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि इफ इट इज सपोज टू बिल्ड अ सर्कुलर पार्क इक्वल एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क, ठीक है ना। और इनके डायमीटर्स जो है 16 और 12 हैं। अच्छा, ये भी हमारा एक वैसे ही एक्सरसाइज से लिया गया है, जो हमारा चैप्टर ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो जो उसमें एक एक्सरसाइज है डिलीटेड एक्सरसाइज, उसी से लिया हुआ है। उसी में ही क्वेश्चन नंबर 1 था पहले, जो हमारी एरिया रिलेटेड टू एक्सरसाइज की जो पहली एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, बस उसमें दूसरी रह गई है और उसका नंबर 1 हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी यही बोला है कि ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ा सर्कुलर पार्क है, उसका जो एरिया है वो बाकी के 2 एरियाज के इक्वल है ना। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो ए क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, है ना। पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। उधर चल रहा है पाई कैपिटल, पाई पाई तो कट हो गया। अब एक रेडियस है अपने पास 8 और एक है 6। तो कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा ना, 64 प्लस 36, तो यानी कि 10। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें ए है। अगले क्वेश्चन भी हमारा देखो, ये भी मतलब उसी से लिया गया है जो हमारी एरिया, उसमें थर्ड एक्सरसाइज थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जो थर्ड एक्सरसाइज थी। नहीं नहीं, ये तो प्रोबेबिलिटी का है, मुझे डायग्राम देख के ऐसा लगा कि ये वो है, पर मिक्स्ड उसी का ही है ना। तो इसने बोला है कि द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जो है हमारी प्रोबेबिलिटी की बुक में, उसमें क्वेश्चन पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी है, ये ऐसा आ जाता है कब से। एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 2a, इसकी साइड 2a है, तो रेडियस जो है इसका a हो जाएगा। तो a तो अपने पास मतलब साइड जो है इसकी 2 दी हुई है, ठीक है ना। साइड जो है स्क्वायर की वो है 2a, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट केव्स द डू नॉट शेड द रीजन, मतलब शेडेड रीजन में ना आए, ठीक है ना।
तो अभी क्या करता है, एक हमारे पास डायग्राम है, सर्कल उसके अंदर है, स्क्वायर की साइड 2 है, रेडियस हमें कितना मिल चुका है a, रेड सर्कल है, ठीक है। जयदेव ने कहा कि डू नॉट अबव सेट बोर्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट कीप्स डू नॉट ऑन द शेडेड रीजन, मतलब शेडेड रीजन में नहीं आना चाहिए। तो मतलब हमने क्या देखा कि ये जो है ना, ये जो यहाँ पर आना चाहिए, वो जो भी फेंक रहा है ना, जो मतलब क्या है, इसमें आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो ये वाला एरिया कैसा, आप देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही तो हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब जो हमारा इवेंट है इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, टोटल तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और ये होता है माइनस पाई आर, आर यहाँ पर हमारे पास ए है, अपॉन में टोटल एरिया, ओके। तो ये ऊपर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा है हमारा, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के 2 कार्ड, और 4 कार्ड ऑफ स्पेड मिसिंग, ठीक है ना। हार्ट के मतलब क्या हो गए, 2 मिस हो गए, और स्पेड के कौन से मिस हो गए, 4, ठीक है ना। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, बचे हुए कार्ड में से निकाला, तो मतलब अभी 52 में से अपन लोगों के पास 6 मिस हो गए, तो कितने बचते हैं अपने, 52 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 46। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड निकालने। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, 26 में से ये भी तो ब्लैक में ही आते हैं ना, 4 माइनस हो गए, तो ब्लैक अपने पास अभी कितने बचे, 26 माइनस 4 बोले तो 22। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, 22 अपॉन 46। वैसे और सिंप्लीफाई हो सकता था, लेकिन हमारे पास आंसर सिंप्लीफिकेशन में नहीं, इसी में दिया हुआ है, तो बी हमारा ऑप्शन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल की अपर, भाई इसमें मॉडल में ऐसा होता है ना, F1 F2 F0, है ना, और उसके बाद इसके सामने एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है ना। तो अपर लिमिट हमें पता लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, मॉडल क्लास की अपर लिमिट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है ना, जब भी ऐसे दिया होता है बिलो, मोर देन, या ये हमें ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, तो पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, इधर माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया कितना बचेगा, 7, 29 में से 11 गया यानी कि 8, 18, 40 में से 29 गया 11, और 46 में से 40 गया तो 6, और 51 में से 46 गया तो 5, है ना। अब सबसे बड़ा ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर पूछिए अपर पूछिए, अपर पूछिए, यानी कि 150, मॉडल क्लास कितना होगा इसका, 150। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 150 है, शायद मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 150 है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो ये एक अजीब ही क्वेश्चन होते हैं असर्शन और रीजन के, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। इसमें बोला है कि हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें क्या कहता है कि भाई सामने देखो हमें कोन दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो हमें इसके कोन का ना सरफेस एरिया की बात कर रही है, मतलब इस डायग्राम की। तो कोन का टोटल सरफेस ये होता है, मतलब ये फ्लैट और प्लस व्यू, और अगर हम इसकी बात करें हेमिस्फेयर के टोटल की, तो ये वाला और इसका कर्व। लेकिन अब ये दोनों जब ज्वाइन हो गए हैं तो ये दोनों सरफेसेस तो कम हो गए ना, इसको तो हम नहीं छू सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो कर्व टोटल सरफेस एरिया है, तो दोनों की कर्व सरफेस एरियाज ऐड होंगे। तो इसलिए देखते हैं, इसने बोला है कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, असर्शन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप सम ऑफ द कर्व सरफेस एरियाज ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व। स्टेट रीजन क्या है, क्योंकि टॉप ऑब्टेन, तो इसका मतलब असर्शन रीजन करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हुआ हमारा ए। तो 20वां क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए छोड़ता हूँ, एक आपको भी तो करना पड़ेगा ना। एपी का बहुत इजी, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मुझे लगता नहीं कि मुझे ये कराना चाहिए, क्योंकि इसको तो आपने इतनी ही प्रैक्टिस करी होगी कि ये भाई ये तो आएगा ही आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, उसने बोला एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का नाम आते ही ना उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार माइंड में ना रिकॉल हो जानी चाहिए। तो हमारे पास इसने बोला P एक पॉइंट है, और वो क्या करता है,
ए बी को तो 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। ए बी की तरह मतलब ये 2 और ये 3, मतलब एग्जैक्टली 2:3 नहीं है, मतलब 2:3 है ना। और ये क्या है, क्यू सी डी सी को 1:4 के रिलेशन में डिवाइड करता है। तो हमें शो करना है कि ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, मतलब शो दैट ओ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओ ए, 1/2 ऑफ ओ ए। तो सबसे पहले हम क्या ही करेंगे कि लिख लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल को हम देख लेते हैं कि ये सिमिलर है क्या नहीं। तो लिख देते हैं ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू। हम देखते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी के। देखो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल सी ओ क्यू, ये इक्वल हो गए बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसका मतलब ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा ना, ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू, ओ सी क्यू, ये भी इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ट्राइंगल जो है ना दोनों सिमिलर है। ओके, आप यहाँ से भी शुरू करते हैं ना, ट्राइंगल आर सिमिलर, तो वो भी चलेगा इतना, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख दिया बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो अभी हमने ये देख लिया, तो इसका मतलब अब इसमें क्या होने वाला है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा, यानी कि ओ सी के नीचे आएगा ओ ए और सी क्यू के नीचे आएगा क्या, ए पी। ऐसी तो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशो जो है सेम होता है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी अपॉन ओ ए को तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सी ओ, सी क्यू है सॉरी, सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर सी क्यू प्लस डी क्यू जो होगा हमारे पास वो होता है सी डी। तो सी क्यू हमारे पास 1 है, और मतलब एक्स वाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, और डी क्यू जो है हमारे पास 4 है। तो यानी कि सी डी जो है ना वो हमारे पास आ गया 5, ठीक है ना। तो हम सी क्यू को लिख सकते हैं, अभी क्या लिख सकते हैं देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। तो सी क्यू जो है ना वो सी डी का 1/5 है, तो सी डी का 1/5, तो सी डी का 1 मतलब सी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी क्यू इज 1/5 ऑफ सी डी। ओके, तो 1/5 ऑफ सी डी। अच्छा एपी को क्या लिख सकते हैं, एपी को भी ऐसे लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि 2 + 3 ये भी पूरा 5 हो जाएगा, ए बी, तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ ए बी। इधर ये सेम चल रहा है, ओ सी अपॉन ओ ए। तो ओ सी अपॉन ओ ए, ये देखो ए बी और सी डी तो कट हो जाएंगे ना, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी सी डी आपस में कट हो जाने हैं, ठीक है ना। ये इससे कट गया और ये 5 से 5 कट गया, अपने पास क्या बचता है 1/2। तो जैसे ही ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए को हम उधर लेके जाएंगे तो 1/2 ऑफ ओ ए, और हमें यही प्रूव करना था। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को एक फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हमें दिया हुआ है, टेंजेंट है हमारे पास। इस डायग्राम को तो बिल्कुल रट लो, इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है, ठीक है ना। इसमें बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट है पी ए दिया हुआ है, पी बी जो है 2 टेंजेंट हैं, और एट पॉइंट पी पी ए की वैल्यू 10 है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं कि पी ए इक्वल्स टू पी बी है, हमें पता ही है पी ए इक्वल्स टू क्या है पी बी, और क्या है सी ए इज इक्वल्स टू है सी ई, और डी बी इक्वल्स टू है, पूरा प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ, इसे पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा, पेरीमीटर ले लेते हैं ना, पेरीमीटर ले लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, पीसी प्लस पीडी, पीसी प्लस पीडी और प्लस सीडी, है ना। तो पेरीमीटर ऐसे ही चलता रहेगा, पीसी ऐसे ही रहेगा, पीडी भी ऐसे ही रहेगा, और हम लिख सकते हैं ई सी ई और प्लस डीई, क्या लिख सकते हैं सीई प्लस डीई। अच्छा अब डीई को हम रिप्लेस करेंगे, डीई को क्या रिप्लेस करेंगे डीबी से, तो पीसी प्लस पीडी ऐसे ही रहेगा, और सीई क्या रिप्लेस हो जाएगा सीए से, और डीई क्या रिप्लेस हो जाएगा डीबी से, ठीक है। अब जरा देखिए पीसी प्लस सीए क्या बन जाएगा पीए, और पीडी प्लस डीबी क्या बन जाएगा पीबी। अच्छा पीए ऐसे ही रहा, और ये हो सक जाएगा पीए लिख सकते हैं ना, वापस पीबी को लिख सकते हैं, ये वाली तीनों यूज किए हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और इधर चल रहा है पेरीमीटर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स, मतलब ट्वाइस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो हमारे पास पी ए कितना है 10, यानी कि 2 × 10 बोले तो 20 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी का क्वेश्चन नंबर 24 देखना।
क्वेश्चन नंबर 24 तो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो उसमें हमने देखा कि tan a प्लस बी हमें दिया हुआ है कितना, √3, और tan a माइनस बी दिया हुआ है अपने को। मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें एक या दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है ना। अब इसमें लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया और ट्रिग्नोमेट्री का भी आ गया। तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, तो मतलब tan a प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, मतलब √3 कब होता है tan में, तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। हालांकि √3 cot 30 में भी होता है, लेकिन cot को यूज नहीं करना, इधर हमारे पास tan है तो इसीलिए tan कट गया, अपने पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सिमिलरली जब इसे यूज करेंगे tan a माइनस बी को, तो tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, मतलब tan a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, और √3 1/√3 हो जाता है tan 30। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30। अब दो इक्वेशन है सीधी सीधी, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ऐड कर देते हैं, तो इधर 2a आ जाएगा और इधर आ जाएगा 90। तो a की वैल्यू 45 और a की वैल्यू जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15। अब इसी का ना एक और वाला भी क्वेश्चन है, 2 cosec 30 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 और -3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 10 दिया हो अगर, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 2 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि cosec साइन 30 का उल्टा होता है ना, तो cosec 30 की वैल्यू 2, स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, स्क्वायर लगा देंगे। 3 ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10। तो 2 to the 4 to the 8 हो जाएगा ये, और x 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 3 कट जाने इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x -1/4 और इधर आ जाएगा 10 - 8 बने, ये इधर 8 को हमने इधर भेज दिया। तो 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और इन 2 में आ जाएगा 4। तो यानी कि 3x -1 इज इक्वल टू 8, और -1 उधर जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना -1 उधर जाके, और x की वैल्यू 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास विद वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है ना, एज अ सेंटर द आर्क्स ड्रॉन ऑफ द रेडियाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, पोर्शन द ट्राइंगल ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, उसमें से ट्राइंगल में से रिमूव कर दे, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमूव द ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं हम। तो इसमें ना मेरे को ये बताना है कि कितना एरिया हमने रिमूव किया। तो जैसे हमारा ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो एक 14 सेंटीमीटर का इधर से कट कर लिया, एक 14 सेंटीमीटर का इधर से कट कर लिया, और एक 14 सेंटीमीटर का इधर से कर लिया। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, और सबका ना 14 14 दिया हुआ है अपने को। तो ये वाला एरिया निकालना है। अगर इसने ये वाला पूछा होता तो हमें ट्राइंगल की साइड्स भी गिवन होती या ट्राइंगल का एरिया गिवन होता, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें बस ये पूछा है कि जो हमने निकाला है, तो ये देखो एक सेक्टर जैसी लग रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल के जो तीनों सेक्टर अगर मिलाते हैं सेम रेडियस के, तो वो सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं, क्योंकि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिला के कितना हो जाता है 180। तो अभी हम बस एक ही सेक्टर का निकालेंगे कि एरिया ऑफ एरिया रिमूव्ड एरिया, हम वो क्या लिखेंगे, रिमूव्ड एरिया, जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना बस वही लिखेंगे। तो रिमूव्ड एरिया, तो रिमूव्ड एरिया क्या हो जाएगा, 180 अपॉन, इसमें ना थीटा हम 180 ले लेंगे क्योंकि तीनों मतलब सेम ही है, बस थीटा ऐड कर लेते हैं, πr²। तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, 7 2 जा 1, 14 14 चला जाएगा, तो 22 इंटू 14 बचेगा, यानी कि शायद 308 होता है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही ये वाला है, अब हमें क्या करना है इसमें शेडेड रीजन का। देखो अब ये बिल्कुल उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है जो हमारी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, तो बीच में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा स्क्वायर है, इस बड़े स्क्वायर में से एक ये वाला स्क्वायर, और ये आधा और आधा एक, और आधा आधा एक, यानी कि 2 सर्कल, और ये छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले की साइड जो है हम कैपिटल A1 से डिनोट कर लेते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले की साइड और रेडियस पता लगाना है। अब देखो 3 और 3 इधर से गया, तो हमारे पास बचता है 8, मतलब यहां से लेके
यहां तक 8 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी तो रेडियस है और ये भी मतलब 4 रेडियस इक्वल्स टू आर है, यानी कि छोटा वाला रेडियस जो आया अपने पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। एक बार वापस समझेंगे। देखो ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, 4 रेडियस हो गए अपने, है ना, इसीलिए। और स्क्वायर की साइड 2 रेडियस के इक्वल है यानी कि 4। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, साइड ऑफ बड़े वाले स्क्वायर की, फिर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7। आर का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर, प्लस है ना बीच वाले का भी तो स्क्वायर है, बीच वाला स्क्वायर कितना है, स्क्वायर की साइड है 4 यानी कि 4 स्क्वायर। ओके, इसमें पाई का वैल्यू नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ। 14 14 ज़ा 196 और यहाँ पर कितना हो जाना है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यही तो होगा 8 भाई। 2 2 ज़ा 4 हो गया और 4 2 ज़ा 8 और 8 इंटू 22 करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और डिवाइडेड बाई 7 प्लस 16। बस यहाँ पर इसे एलसीएम वगैरह लेंगे और इसे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 196 माइनस 16 माइनस 176/7। ओके, तो 196 से जैसे ही हम माइनस करेंगे 6 और ये आ जाएगा 180। 180 माइनस 1 एलसीएम लेके माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये हमारे पास एक नेशनल आर्ट का क्या है कन्वेंशन है और इसने क्या ही किया है कि स्टूडेंट को ना मतलब उसमें बुलाया, रजिस्ट्रेशन किया है कुछ स्टूडेंट्स का पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लिए। 60 इंस्टीट्यूट ऑफ 60 जो है ऐसे हैं जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं और 84 ऐसे हैं जो कि डांस में इंटरेस्टेड हैं और 108 ऐसे हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो हमें क्या करना है, इनका मिनिमम निकालना है कि हर एक ग्रुप में कितने इंटरेस्टेड और सेम एफर्ट, ठीक है ना, सेम आर्ट फॉर्म वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि हमें इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि मिनिमम मांगा है, तो जब भी मिनिमम मांगा है तो मतलब हमें उसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यानी कि एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108 ये हमें निकालना है। तो देखते हैं क्या होता है। 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 के फैक्टर होते हैं 12 इंटू 5 यानी कि 10 इंटू 6 मान लो। तो 10 के इंटू 6 के क्या होंगे 2 इंटू 3 और 10 के क्या होते हैं 2 इंटू 5। ऐसे ही अगर हम 84 के फैक्टर करें तो कितना होता है 12 इंटू 7, तो 12 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 7। 108 क्या होता है 12 नाइन है ना, 108 होता है ना 12 नाइन। 12 क्या होता है 2 2 3 और 9 क्या होता है 3 इंटू 3। तो अभी हम इसका ना एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में देखना हमने एक 2 2 2 कॉमन हो गया, तो एचसीएफ कितना आ गया अपना, एक तो 2 आ गया और एक और 2 कॉमन आ गया। चलो ठीक है, एक और 2 ले लेते हैं। एक 3 भी तो शायद कॉमन है, एक 3 भी कॉमन आ गया। तो एचसीएफ जो इसका आया वो कितना आ गया 12। अब हमें अलग अलग सबके निकालने हैं। म्यूजिक में कितने हैं, तो म्यूजिक में कितने थे टोटल 60 थे, तो 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5 रूम चाहिए इनके। अच्छा रूम चाहिए थे ना, और कितने रूम चाहिए हमें 8 रूम। तो और उसके बाद कौन सा है हमारा 84 किसके थे, डांस के। तो डांस वालों का क्या निकाल लेंगे 84 डिवाइडेड बाई 12, तो इनको कितने रूम चाहिए 7। और ऐसे ही अगर हम और लास्ट किसका बचा है हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट में कितने 108 और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारे 9 आ गए। तो टोटल रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे हमारे 7 5 12 और 12 9 21, यानी कि टोटल रूम्स हमें कितने चाहिए 21, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहले हम ना इसका सेकंड पार्ट करेंगे, मुझे सेकंड वाला अच्छा लग रहा है। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, वैसे सेकंड वाला फर्स्ट होना चाहिए था, वो ज़्यादा इजी था। तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी इक्वेशन हो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। पहले क्या होता है माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस 5/5 यानी कि -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c बाई ए यानी कि 1/5। ओके, अब हम पहले इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्या कहता है अल्फा रेज टू द पावर -1 बीटा रेज टू यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1,
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 यानी कि फाइनली -1/5 ऊपर गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब हम निकालेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर शायद अपने को निकालना है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, -2 बाई, ये इधर आके ना 2/5 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3/5। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स द डिजिट्स इज 66। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट को रिवर्स करके ऐड करें तो उसमें आ जाता है 66। तो तब भी 2 डिजिट की बात आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वंस प्लेस, एक वंस होगा, एक टेंस होगा, एक एक्स हो जाएगा और टेंस वाले को ले लेंगे वाई और नंबर क्या हो जाएगा इसमें 10y प्लस एक्स, ये हमारा नंबर हो गया। अब इसने बोला कि इसको और इसके उल्टे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स, मतलब 10y प्लस एक्स में इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई मिला के 66 है, यानी कि 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। 11 से कट कर सकते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अच्छा, डिफर बाई 2, जो उसके डिजिट्स हैं डिफर बाई 2 है, ठीक है ना, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि इससे करो, वही ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है। तो चलिए अब इसका और वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या ही होता है उसके साथ। तो और वाले में देखते हैं ये उसी एक्सरसाइज से जो हमारी डिलीट हो चुकी है, तो जिनके पास पुरानी बुक अभी अवेलेबल है वो उनको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 2, इसको रिड्यूसिंग मेथड से कराते हैं, लेकिन अभी हमने रिड्यूसिंग मेथड तो नहीं सीखा है, तो हम डायरेक्टली इसको एलिमिनेशन मेथड से ही अप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि x के मतलब कोफिशिएंट्स को सेम करना। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने पर, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4/√x, 6/√y एंड 4, और इसके नीचे सेकंड वाली सेम लिख देते हैं ना, और ये आ जाएगा 9/√y माइनस 1। साइन चेंज कर देते हैं, एलिमिनेशन में साइन चेंज ही तो करते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा 15/√y और इधर आ जाएगा 5। ओके, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू √y, क्योंकि वो 5 15 के नीचे आ गया ना, तो उसको काट देना है उसको, रूट इधर आएगा तो बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू आ चुका है 9, y की वैल्यू 9 आ गई। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी पुट करना चाहे आप कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में कर देते हैं। तो 2x/2/√x 3/√y √y इक्वल्स टू 2। तो y की जगह पर क्या डालने वाले हैं अभी अपन लोग, डालने वाले हैं 9, तो 3/√9, √9 बोले तो 3 तो हो जाएगा, यानी कि 3/3 इक्वल्स टू 2। 3/3 कितना हो जाता है 1, और 1 उधर जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा, ये कट गया ना, 1 आ गया था, अब ये 1 जो है 2 के पास जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा अपना 2/√x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि √x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू रूट उधर जाएगा स्क्वायर, क्या बना 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 29, पी ए और पी बी जो है दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, हमारे को साफ साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल डायग्राम दिया हुआ है, और पी जो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कॉर्ड है ए बी, ठीक है, वो 30 डिग्री बनाता है, किसके साथ बनाता है 30 डिग्री, विद रेडियस, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है पॉइंट ऑफ। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6, ठीक है, कॉर्ड की लेंथ हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। ओके, अब हमें पी ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे को क्या बना के दे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि दो मतलब टॉपिक से रिलेट हो। अब ये जो है एक सर्कल चैप्टर तो है ही,
और साथ में इसने क्या दे दिया इसमें, देखते हैं कि शायद वो लग सकता है हमारा, क्या कहते हैं उसे, नाइन्थ वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं। तो अभी इसने क्या बोला कि कॉड ए बी 30 डिग्री मेक्स 30 डिग्री, कॉड ए बी 30 डिग्री विद द रेडियस, कॉर्ड ने रेडियस के साथ 30 डिग्री बना दिया। अब हमें निकालना है क्या, ठीक है, तो देखते हैं, यहां बना लेते हैं, वो बहुत छोटा सा डायग्राम है। तो ये है हमारा कॉर्ड और ये है हमारा सेंटर, ठीक है ना, यहां बना लेते हैं। तो क्या बोलता है कि कॉर्ड ए बी जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद रेडियस, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा 30 है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे इस पर, तो ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो 90 होता है। तो अब हमारे पास ये जो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की है, और ये इसको भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा 3 में। तो अब जो है हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है, 90 कर लेते हैं। और यहाँ पर कितना बचेगा, जब इधर 30 है तो इधर बचेगा 60, इधर क्या बचेगा 60। अब हमारे पास ये ट्राइंगल बचा है, बस इसी को ही देखेंगे। यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, और हमारे पास ये है 3, और हमें कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो अभी अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा जो है बेस हो गया, इसको कोई नाम दे देते हैं एम। ये जो है ना ए एम जो है बेस हो गया 3 सेंटीमीटर, और हमें पी ए निकालना है। तो ये बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना है इधर अभी 60, और बेस कितना है, बेस है हमारा 3, और ए बी इज टू बी फाइन। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, यानी कि 3 AB, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। एक हमारा शॉर्ट मेथड भी था कि जब हमारे पास, मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। तो वो मेथड क्या था कि ये जो है रेडियस जो है कॉर्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इधर कितना हुआ, 60 हुआ ना, यही हुआ ना। तो ये 60 होगा, और ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, क्यों भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस बन गया उसके हिसाब से। जब दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, अब ये एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड 60, दो एंगल 60 हो, तो बचा हुआ भी 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो ये 6 है तो इसको भी 6 ही होना चाहिए था। लेकिन बस ये एमसीक्यू में होता तो ज्यादा अच्छा रहता, और इसमें फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने लिखने पड़ते हैं हमें। अच्छा, ये वाला हमारा एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, वो आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है 1 + sin² थीटा, लिख लेते हैं पहले, 1 + sin² थीटा 3 sin थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू, हमें दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना होगा कि हमें tan निकालना है ना, तो इसको हमें tan कैसे बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखो, हमें ना इसमें tan बनाना, तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, ईच टर्म डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, है ना। तो कॉस से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें tan बनाना है इसमें। तो देखो यहाँ पर जब साइन बाई कॉस करेंगे तो tan बन जाएगा। तो ईच टर्म करनी है, तो 1/cos² प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और इक्वल्स टू 3 sin थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर। ओके, तो 1/cos² क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ये क्या बन गया, tan स्क्वायर। अच्छा, एक कॉस से ना एक कॉस कट जाना है, ये वाला, इस कॉस से ये वाला कॉस कट गया। साइन बाई कॉस क्या बन गया अपने पास, tan, यानी कि 3 tan थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा, फॉर्मूला पढ़ा हमने, आइडेंटिटी है। और आगे क्या है, tan² थीटा, और इधर ले आते हैं 3 tan थीटा इक्वल्स टू क्या बच रहा है, 0। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan² थीटा, और बीच में आ जाएगा 3 tan थीटा, और +1 इक्वल्स टू 0। तो ये शायद हमारे पास ना एक वो लग रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसमें हम। तो क्या लिख लेंगे, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लग रही है, जैसे मान लो ये y या x 2x² - 3x + 1। तो इससे क्या लिख सकते हैं, 3 tan थीटा को लिख सकते हैं tan² थीटा और -2 tan² थीटा, और आगे क्या है, +1 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2
2 तो नहीं कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या ले लेंगे tan स्क्वायर थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर 2 tan थीटा -1 और -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 tan थीटा और -1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने 2 tan स्क्वायर लिखा, 3 tan थीटा और 3 tan थीटा। अच्छा ये स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग गलत लिखी है, जब भी तो फैक्टर्स नहीं हो पा रहे। हाँ, अगर x लेके करते ना तो ये कंफ्यूजन नहीं होती। तो 2 tan थीटा कॉमन लेंगे, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो ये -1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बनेगा एक tan स्क्वायर थीटा -1, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर भी कॉमन आ गया था, ये भी गलत हो गया है, tan स्क्वायर नहीं है tan थीटा, क्योंकि पहले मैंने स्क्वायर लिखा था इसलिए 2 tan स्क्वायर कॉमन ले लिया था। tan थीटा -1 और एक बनेगा 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो अलग अलग ले लेंगे, tan थीटा -1 इक्वल टू 0 और 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और दूसरा tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 उधर गया और 2 उसके नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स, अरे हमें दिया हुआ है और हमें इसका करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें इसका मीन निकालना है। तो देखो पहले ना ये उसमें नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है ना, देखो यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो पहले हम इनको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड से 0.5 कम और राइट साइड में 0.5 बढ़ा देंगे। तो 126.5 और 135.5, सिमिलरली 135.5 से 144.5, सिमिलरली 144.5 से 153.5 और इसी तरह से 153.5 से 163.5 और 163.5 से 171, इसी तरह से ये 2 आएगा। हाँ ये भी 2 आएगा, मैंने थोड़ा सा जल्दी में हो ही जाता है। अच्छा इसी तरह से 171.5 से 180.5। अब हम इसको देखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जो है हमारे पास 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। तो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल में बुक में दिया हुआ है तो इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, दोनों का मिड वैल्यू। दोनों का मिड वैल्यू मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी 7 7 14, 1 कैरी और ये आ जाएगा 4, 244 है ना। 244 का आधा कितना था 122, तो 122। अब इसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, 126 और 117 में डिफरेंस कितना है बताइए। 126 में से 117 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो 9 9 हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 122 में 9 ऐड करेंगे तो 131, 131 में 9 ऐड करेंगे तो 140, 140 में ऐड 149, 149 में ऐड करेंगे तो 158, 158 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 ऐड करेंगे 167, 167 में 9 ऐड करेंगे तो 176। अच्छा बीच वाले को ना ए मान लेते हैं हम, इसको एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। तो डी आई या वाई आई कुछ भी लिख सकते हैं, जो ये होता है उसके सामने हमेशा 0 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3। अब एक कॉलम बना लेंगे एफ आई इंटू डी आई, ठीक है ना। तो 3 3 ज़ा -9, 5 2 ज़ा -10, 9 1 ज़ा 9, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को, ठीक है ना। ऐसे एफ और डी वाले कॉलम को ये 0 हो जाएगा, ये 5, ये 8 और ये 6। तो पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 19 और माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, 18 -28। और 28 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो शायद -9 ही बचेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया -9। बस अब आपको मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू में h। तो a अपना क्या है 149, एफ आई डी आई कितना है 9 और एफ आई 40 और इंटू हाइट कितनी है इतनी -9, नहीं हाइट 9 नहीं है, ये -9 है और हाइट 9 है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, 149 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 40 पूरा डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक मोटर बोट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी और नीचे वाला भी दोनों के दोनों जो है डिलीटेड वाले में थे, तो हम एक ही करेंगे बस इसमें से, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है।
तो आगे क्या देखते हैं, 50 मिनट का वीडियो हो गया लगभग। एक मोटर बोट जो है 18 किलोमीटर उसकी स्पीड है, तो मोटर की मोटर बोट की स्पीड कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर है ना। वाटर को ले लेते हैं हम स्पीड ऑफ करंट, वाटर स्पीड ले लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं भाई, पानी के साथ साथ तैर रहे हो ना आप, और एक होता है डाउन स्ट्रीम। हाँ, तो अप स्ट्रीम होता है पानी के मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें स्पीड माइनस होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स, और इसमें क्या होती है 18 प्लस एक्स। डाउन स्ट्रीम में पानी के साथ साथ एकदम बहुत तेजी से तैर लेते हैं, है ना। इसीलिए अब दोनों में 24 किलोमीटर वो गया, 24 किलोमीटर आया, और उसमें लगा उसको कितने घंटे का डिफरेंस लगा, 1 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम अप स्ट्रीम का टाइम लें तो टाइम ऑफ अप यहाँ पर लिख लेते हैं टी यू, मतलब टाइम ऑफ अप, यानी कि 18 माइनस एक्स, ये तो हमारी स्पीड है, और डिस्टेंस कितना है हमारा 24। ऐसे टाइम ऑफ डाउन, तो ये भी 24 ही किलोमीटर है, ये है 18 प्लस एक्स। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का डिफरेंस है। तो अभी हमने क्या करने वाले हैं, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा, माइनस वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि बड़ा जो ज़्यादा बड़ा है वो पहले आएगा, वरना तो आंसर माइनस में आ जाएगा। और 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 24 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। 24 ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, एलसीएम कर रहे हैं ना, और यहाँ आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 18 यहाँ कट गए, यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स 2x को 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x, और इधर आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम करेंगे वो मतलब सेम साइड पर ले आएंगे, और 324। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको, और आपको आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पहले प्रूव करो, और प्रूव करने के बाद एक बी पार्ट हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें भी हमें क्या शो करना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मुझे नहीं लगता आपको प्रूव कराने की जरूरत है, आप बुक में से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ए बी, इस डायग्राम में एंगल सी ई एफ और सी एफ ई इक्वल है, और ए बी अपॉन डी बी डी और ए ई अपॉन एफ डी को हमें इक्वल दिखाना है। तो चलिए पहले हम ना बड़ा सा डायग्राम, तो बहुत छोटा है, बड़ा बना लेते हैं, देखते हैं बड़ा हो सकता है क्या है, चेक कर लेते हैं। हो जा भाई, हाँ हो जाएगा बड़ा। हाँ ये लो, बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन शॉट्स लिए हैं ना। ओहो, बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर मैं सॉल्व कहाँ करूँगा। ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा ही बना लेते हैं ना एक बढ़िया सा। तो चलो मैं पहले बना लेता हूँ, पॉज कर देते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, एंगल सी ई एफ। सी ई एफ कहाँ है, सी ई एफ ये वाला, और सी एफ ई और ये वाला, ये दोनों ना इक्वल है। और हमने देखा कि इसमें डी ई और जो है ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और हमें बोला गया है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो F जो है मिड का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब CF और DF जो है वो इक्वल है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इक्वल है। तो CF जो है वो इक्वल है DF के, और क्या इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि CF ऑलरेडी CE के भी इक्वल है। तो इससे पता चला कि DF और CE भी इक्वल ही हैं, क्योंकि थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इसका नाम रख देते हैं P। ओके, तो अब हमने देखा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है हमारी, ए बी ई की, ए बी ई। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हम इसकी लेफ्ट साइड तो ले सकते हैं कि ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन एफ डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। हाँ, ये प्रूफ तो इधर करना है, इधर लिख दिया था हमने। तो अभी हमने लिखता है बाई बीपीटी ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू आएगा ए ई अपॉन ई पी। ओके, ये आ जाएगा। तो अभी हमें देखो प्रूफ करना है ए ई, बस किसी तरह से ई पी की जगह क्या आ जाना चाहिए, एफ डी आ जाना चाहिए। अब वो कैसे आएगा वो हमें देखना है, ठीक है ना।
तो देखते हैं कैसे आएगा। अभी अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल कौन से की बात कर रहे हैं, सी डी पी की, सी डी पी, इसमें भी तो बीपीटी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी तो पैरेलल है ना इसके। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू सी ई अपॉन पीई, लिख सकते हैं ना ऐसे। भाई देखो ना, ये भी तो एक ट्राइंगल है ना, ये वाला डी पी सी, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो सी एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू सी ई अपॉन पी। तो सी एफ अपॉन डी एफ, सी एफ और डी एफ तो इक्वल है ना, सी एफ डी एफ इक्वल है ना, तो यानी कि ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि सी ई अपॉन पी ई। तो यहां पर आ जाएगा पी ई इक्वल टू सी ई। तो अब हमने देखा कि पी ई और सी ई इक्वल है, तो हमारी ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें हम पी ई यानी कि ई पी, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखते हैं। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई, ऐसे ही रहेगा। और इस ई पी की जगह यानी कि पी की जगह क्या लिख देंगे, सी ई। क्या लिख दिया मैंने, सी ई। और सी ई किसके इक्वल है, ऑलरेडी डी एफ के, हमने यहां देख रखा है। तो यानी कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन एफ डी। ठीक है ना, एफ डी तो प्रूफ करना है हमें, तो लिख देते हैं यहाँ पे एफ डी हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, एक पाइप में से थ्रू कर रहा है, जैसे बना लेते हैं, एक पाइप बना लेते हैं, उसमें से गिर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ना 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक पॉन्ड में गिर रहा है जो कि इतना चौड़ा है, ठीक है ना, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 मीटर, और चौड़ाई लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 44 मीटर है। और वाटर लेवल राइज कर गया 21 सेंटीमीटर तक, मतलब 21 सेंटीमीटर तक बढ़ गया, तो हाइट इसकी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगाना है कि कितने टाइम में ये बढ़ गया। तो एक काम करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि उसमें दिया हुआ है ना वॉल्यूम ऑफ टैंक या पॉन्ड जो भी है वो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप, क्योंकि जो उसका वॉल्यूम आएगा वो किलोमीटर पर आ रहे हैं यानी कि टाइम में ही है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा बेटा, 50 इंटू 44 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे ना इसको, वो सब आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ब्रेथ हाइट में। जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, घंटे की होने वाली है। 0.21 और अपॉन में इसका हाइट कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 मीटर पर आवर, और रेडियस इसका 21 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.21, सॉरी 21 नहीं है 14 है, सॉरी। तो हम इसका 14 ले लेते हैं, 14 डायमीटर है, तो यानी कि 7 रेडियस होगा, तो 0.07 रेडियस हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या आएगा, पाई यानी कि 22/7, 7 को ऊपर लिख देते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है, 0.07 इंटू 0.07 इंटू हाइट, इसकी जो उसकी स्पीड दी हुई है ना वाटर की, वो ले लेते हैं हमेशा। तो अभी हम देखते हैं, नीचे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, ऊपर पॉइंट के बाद 2, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट तो एग्जैक्टली कट गया, और इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, 50, 44, और क्या बचता है 21, और क्या बचता है 7, और नीचे बचता है 22, एक 7, एक और 7 और 15। ठीक है ना, अब हम इनको कट कर रहे हैं। तो देखो 22 से तो ये 22 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 7 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से ये 5 टाइम कट जाएगा, 7 से एक और 7 कट गया, और 5 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा। तो 10 2 ज़ा 20। अभी हमारे पास क्या बचता है फाइनली, 10 इंटू 2 यानी कि 20। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे इसमें, 20 किलोमीटर, 20 आवर्स लगेंगे, क्योंकि आर में ही दिया हुआ ना, तो 20 घंटों में ये टैंक 21 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या है, अच्छा ये इसका और वाला है, ठीक है ना, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इससे नेक्स्ट में देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन तो कर ही दूं मैं। एक टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर शेप का है, ठीक है, बना लेते हैं, और उसमें कोनिकल टॉप है, ठीक है, कोनिकल टॉप भी बना लेते हैं। और क्या बोला, 3 सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट और रेडियस है ये 3 है, और ये 14 है, ठीक है।
उसके बाद फाइंड द, अच्छा टोटल हाइट जो है इसकी 13.5 है, यानी कि ये पूरी 13.5 है, तो इसमें 3 निकाल देंगे तो कितनी बचेगी ऊपर हाइट, 11.5 बचेगी। कितनी बचेगी, 11.5, यानी कि हमें इसमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी। और उसके बाद क्या कहता है, उसको टेंट बनाने के लिए 26 मीटर स्क्वायर का कपड़ा बना। तो फाइंड द कैनवस स्टिचिंग ऑल्सो फाइंड द, ठीक है। अच्छा, तो हमें टोटल हाइट दी हुई थी तो हमने निकाली। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, ठीक है, टेंट को निकाल लेते हैं। अच्छा, 26 मीटर जो है वो वेस्ट हुआ है, वो हमें देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 11.5 स्क्वायर और रेडियस कितना है 14 स्क्वायर। तो यहाँ से आप एल निकाल लेना। तो जब एल आ जाएगा तो इसका सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एच, 2l प्लस 2h। यहाँ से आपका जब आएगा एरिया, इसको एरिया निकालने के बाद इसमें 26 ऐड कर देना, क्योंकि वेस्ट भी हुआ है। इसमें क्या ऐड कर देंगे 26, और फिर इसको 500 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन तो शायद ये है, पी की वैल्यू निकालनी है हमें। मॉड ऑल्सो क्या दिया हुआ, मीडियन दिया हुआ है। तो मीडियन में हम लोग क्या कर लेते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते थे। तो यहाँ पर पी प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा पी प्लस 40, और ये कितना हो जाएगा पी प्लस 60, और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस 60, और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस 68, और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस 78, ठीक है ना। और हमें टोटल कितना दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 90, ये वाला जो है 90 है। तो हमें पता है P प्लस क्यू लास्ट वाला जो आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो इस टोटल के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या बचा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसने बोला है कि मीडियन जो है ना इसका 50 है। तो 50 कहाँ पर आ रहा है, हमने देखा कि लेफ्ट साइड वाला तो इंक्लूड नहीं होता ना, ये वाला है हमारा। तो इसका मीडियन क्लास क्या आ गया, ये। तो अब हम क्या बात देखते हैं कि मीडियन इक्वल्स टू, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये सी एफ हो गया, और ये, ठीक है ना, ये सब हमारे पास आ चुका है। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, या सी एफ है सॉरी। तो मीडियन की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 50 लिख देंगे, 50 है हमारा। तो यहाँ 50 इक्वल्स टू एल कितना निकाला हमने 50, n बाई 2, n यानी कि 90 बाई 2 दैट इज 45। c कितना है हमारा, c है p प्लस 40, p प्लस 40 अपॉन में f कितना है 20, और हाइट कितना है 10। तो ये प्लस का 50 तो उधर चला गया, ये 0 से 0 काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 45 माइनस p माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, बस ये बचा। 50 माइनस 50 कितना हो गया, 0 हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू 40 माइनस पी अपॉन 2, ठीक है ना। तो p की वैल्यू हमने क्या देखा, कितनी आ गई हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ये 40 था सॉरी, ये 40 है। तो ये 5 ही तो बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 माइनस पी, यानी कि p का वैल्यू आ चुका है 5, और p प्लस क्यू दोनों को जोड़ के आ रहा था 12, यानी कि q की वैल्यू आ चुकी है 7। अब इसका मॉड निकालना है, मॉड आप निकाल सकते हो अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आ चुका, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो ये हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा है वीडियो मुझे बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए।